अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इक्विवेलेंट वन बॉडी रिप्रेजेंटेशन फॉर टू बॉडी मोशन। इसमें रिड्यूस मैस का कंसेप्ट आएगा। मतलब क्या है कि अब हम क्लासिकल जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर टू बॉडी मोशन के हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। तो आसानी के लिए, कन्वीनियंट के लिए उस टू बॉडी मोशन को हम वन बॉडी रिप्रेजेंटेशन में लाना चाहते हैं ताकि न्यूटन के इक्वेशंस को अप्लाई करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो इसमें जो बेसिक किरदार होगा वो सारा किसका होगा, रिड्यूस मैथ्स का। फिर हम इसकी कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे, कैसे हम उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस मैथ्स के हवाले से तो शुरू करते हैं जनाब। टॉपिक हो गया इक्विवेलेंट वन बॉडी रिप्रेजेंटेशन फॉर टू बॉडी मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर यानी जो अब आप इन फ्यूचर शुरू करने वाले हैं तो हम जो सेंट्रल फोर्स को पढ़ रहे हैं उसको हम लैग्रांजियन फार्मूलेशन के तहत देखने वाले हैं। यानी हम इसे न्यूटोनियन के तहत नहीं देखेंगे। न्यूटोनियन हमने सादा मैकेनिक्स वाली प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है। यहाँ पे सिर्फ लैग्रांज फार्मूलेशन के तहत हम अब इसको सारा पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स से हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2। ठीक है, हम सिर्फ ये तय करते हैं कि इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं ना वो इनके आपके पास इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं जो इनके एक लाइन के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास सिर्फ वो फोर्सेस हम स्टडी करेंगे जो इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी और उनको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रही होंगी। लेट्स से हम कह देते हैं कि दो मैसेज है m1 m2। आप कहेंगे इन पे एक सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस m1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1, इस m2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। तो मेरे पास टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, 3 r1 के, 3 r2 के। अब इस ये तो एक सादा सी बात है कि एक्सिस सिस्टम के अंदर पड़ा है एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर। तो अब आपने तीन तीन कंपोनेंट बना लिए r1 और r2 के। मगर इसका एक अल्टरनेट मुतबादल तरीका है। वो क्या कि आप कहेंगे कि अब आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब 6 इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। ये तो हमें सादा सी बात समझ आती है। तो अगर अगर मैं कहूं कि टू बॉडी सेंट्रल फोर्स डिपेंड करती है रिलेटिव सेपरेशन पे, तो रिलेटिव सेपरेशन r से निकलेगी, वो होगी r2 माइनस r1। यानी अगर आप इसमें देखो तो r2 और r को ऐड करो तो वो r1 के बराबर आता है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप r निकाल सकते हैं कि r किसके बराबर है, तो r2 माइनस r1 का कंसेप्ट आ जाएगा। ओके होगी बात। अच्छा जी, तो अब आप मुतबादल क्या कह सकते हैं कि लेट से मैं ये कहता हूं कि भाई आपके लिए कन्वीनियंट ये होगा कि ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनमें से 3 कंपोनेंट ले लें हम सेंटर ऑफ मास के और 3 ले लें वो जो रिलेटिव सेपरेशन है उसके। यानी अब भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब भी 6 जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। मगर अब 3 जो मैंने लिए वो 3 आपने किसके लिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के, और फर्दर जो 3 लिए वो आपने किसके लिए, जो रिलेटिव सेपरेशन थी, जो दो आपने सेंट्रल फोर्स के अंदर आ रही थी। बात समझ आ गई। तो ये चीज अब लेके हम चलेंगे। तो लेट से अब अगले फर्दर फिग में अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि r1 जो प्राइम है ये अब सेंटर ऑफ मास से m1 तक की पोजीशन को शो कर रहा है, और इसी तरीके से r2 प्राइम जो है वो आपके लिए m2 तक की पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अब आपने विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर ऑफ मास, यानी अगर आप सेंटर ऑफ मास के लिहाज से कोऑर्डिनेट बनाएं m1 के तो वो आप किस पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, r1 प्राइम और r2 प्राइम से। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि r वेक्टर बराबर है किसके, r प्लस r1 प्राइम। आप फिग में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, r और r1 प्राइम को ऐड करो तो r1 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से r और r2 प्राइम को ऐड करो तो r2 आ जाएगा। तो इसे मैंने नाम दे दिया a और b। ये हमारी बुनियादी इक्वेशन होगी। तो जनाब सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले, तो r बराबर आ जाएगा किसके, r1 m1 प्लस r2 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, सेंटर ऑफ मास का।
अब हम जानते हैं कि अभी सेंटर ऑफ मास में अब आपके पास r1 प्राइम m1 प्लस r2 प्राइम m2 इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो बीइंग वेक्टर जब आप देखोगे तो आप कहोगे इनका सम 0 आ जाएगा। तो अब आप यहां से क्या हासिल कर सकते हो, r2 प्राइम किसके बराबर आएगा, माइनस m1 ओवर m2 इंटू r1 प्राइम। यानी कि इस फैक्टर को इधर ही रखो तो ये उधर जाएगा तो मनफी में आ जाएगा, फिर m2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो ये इक्वेशन 2 हासिल होगी आपको r2 प्राइम की। अब आप रिलेटिव सेपरेशन जो जानते हो तो वो तो अब आपके पास सेम रहती है, यानी जितना फर्क r1 माइनस r2 में आएगा उतना ही फर्क किसके थ्रू होगा, r1 प्राइम माइनस r2 प्राइम के तहत आएगा। तो जनाब जनाब अब आप इस वाले को लेके शुरू करते हैं तो r वेक्टर बराबर हो जाएगा r1 प्राइम माइनस r2 प्राइम की वैल्यू मुझे मालूम है, तो वो ये मैंने इक्वेशन 2 में निकाली, वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से r1 कॉमन उठा सकते हैं, फिर आप एलसीएम को लिया जा सकता है तो m1 प्लस m2 ओवर m2 आ जाएगा इंटू r1 प्राइम आ जाएगा। तो यहां से अब अगर मैं r1 प्राइम चाहता हूं, पहले इसको तो सादा, इस सारे को एक जो सिंप्लीफाई वर्जन ये है, r वेक्टर किसके बराबर है, m1 प्लस m2 ओवर m2 इंटू r1 प्राइम। तो r1 प्राइम किसके बराबर होगा, ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, यानी r1 प्राइम किसके बराबर लिखोगे, m2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r के। इसी सोच पे इसी प्रोसेस के तहत हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, r2 प्राइम की। पहले किसकी निकाली, r1 प्राइम की, अब किसकी निकाली, r2 प्राइम की। तो अब आपके पास r1 प्राइम भी है, r2 प्राइम भी है। तो अब मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, r1 और r2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो कैसे, वो हमने जो इक्वेशन ए बी बनाई थी, इक्वेशन ए याद है ना, ये लिखी हुई है। तो अब आप इसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू लगा सकते हो, क्योंकि आपको r1 प्राइम की कीमत पता चल चुकी है, तो वो कीमत आपने प्लेस कर दी, जो कि इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इसी सोच पे अब आप r2 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन बी में लगा सकते हो, तो यहाँ पे इक्वेशन बी में वैल्यू प्लेस करो तो ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपके पास। तो नतीजा क्या हुआ कि अब आप, अगर मैं इनका डिफरेंशियल कर लूं, यानी इसका ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं डिफरेंशियल करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो r1 डॉट किसके बराबर आ जाएगा, जाहिर है दो फैक्टर हैं ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे। तो r डॉट कैपिटल में और m2 ओवर m1 प्लस m2 कांस्टेंट है, तो r डॉट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इक्वेशन 6 का डिफरेंशियल उठा लेंगे तो r2 डॉट बराबर आ जाएगा r डॉट माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू r डॉट। अब ये जो वेलोसिटियां बनी, अब हम लैग्रांज फंक्शन की जानिब मूव कर रहे हैं। लैग्रांज फंक्शन क्या होता है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। चूंकि दो मैस हैं m1 और m2 और उनकी वेलोसिटियां भी पता चल चुकी हैं, तो उनका मैस भी पता है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाली जा सकती, 1/2 m1 r1 डॉट स्क्वायर 1/2 m2 r2 डॉट स्क्वायर। तो जनाब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल आपके पास पोजीशन पे डिपेंडेंट है, तो आपने v इंटू आर लिख दिया। तो जनाब अब आपने क्या किया, r1 डॉट की वैल्यू पूरी की पूरी निकाली हुई है, मगर आपको उसका स्क्वायर चाहिए तो आपने उसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरीके से r2 डॉट की पूरी वैल्यू निकाली हुई है, क्या उसका पूरे का क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। समझ आ गई बात। अब जनाब क्या है, अब आप स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आप चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप चूंकि जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होती है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि जनाब a डॉट ए स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो r डॉट और r डॉट को जब स्क्वायर करोगे तो वो r डॉट स्क्वायर आ जाएगा आपके पास m1 के साथ। इधर इसी तरीके से r डॉट स्क्वायर आ जाएगा m2 के साथ। तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंपल अलजबरा है। तो बाकी क्या बचा, 1/2 m1 प्लस m2 r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 r स्मॉल r डॉट स्क्वायर माइनस वी आर, तो वैसे ही आ रहा है। अब ये जो चीज है आपके पास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, इसे मैं म्यू से जाहिर कर देता हूं, ये रिड्यूस मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कैसे हासिल होता है, 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 रिड्यूस मैस का फार्मूला है, इसका आप एलसीएम उठाओ तो आपके पास यही टूल आ जाएगा। तो इस सारे में आपने म्यू प्लेस कर दिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब यहां से एक बड़ा अहम रिजल्ट आता है कि लैग्रांजियन आपके पास टू एडिटिव पीसेस में आ गई, टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स के तहत।
देख रहे हैं टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, एक आपका सेंटर ऑफ मास के साथ और एक आपका रिलेटिव सेपरेशन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेट की गई है विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास बहुत अहम रिजल्ट यहाँ पे आपको समझ आ रहा था कि अब आपने जो एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास और ये एनर्जी आपकी रिलेटिव सेपरेशन के तहत आ गई। अब आप जानते हैं कि जो आर है जो साइक्लिक यानी आपके पास सेंटर ऑफ मास वाला जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक है, यानी कि आपके पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि जब आपके कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेट होते हैं तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिलेटिव सेपरेशन वाला, उसमें आपके पास ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट आएगा, ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आएगा, ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी। तो इसका मतलब आर डॉट वाली टर्म जहां पे आ रही है उसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो अब ये हिस्सा बीच में से ड्रॉप कर दिया गया। क्यों कर दिया गया आपको समझ आ रही है कि भाई ये आपका साइक्लिक है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब सिस्टम या तो रेस्ट पे हो गया या किससे आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो आपका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो तो डिपेंड ही नहीं करेगा फिर उस पे। बात समझ गए? क्योंकि आपके उसमें तो बदलाव ही नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये टर्म बीच में से निकाल दो। तो अब इक्वेशन 7 जो है वो इक्वेशन 8 का रूप ले चुकी है। अफेक्टिव लैग्रांजियन ये बच चुका है आपके पास। अब इसमें जो म्यू है, आप कहेंगे कि ये आपका रिड्यूस मास था, तो आप कहेंगे कि इसे डिस्क्राइब किया गया है किसके पोटेंशियल फंक्शन वी आर के साथ। जैसे आप समझ सकते हैं कि लैग्रांज इस पूरी इक्वेशन को ये समझाया गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, आपने इससे पहले इसी को पढ़ा हुआ है लैग्रांज में, तब आपने ये टूल पढ़ा था 1/2 m r डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। अब m की जगह म्यू आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने लैग्रांजियन के अंदर पढ़ा था, मगर अब मैस हम म्यू ले रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो सेंट्रल फोर्स है हम उसे कहेंगे कि ये आपके पास पार्टिकल पे लगेगी और टेकन ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और उसे हम फिक्स मानेंगे। जैसे आप इस फिक्स में देख सकते हैं कि आप ओरिजिन के लिहाज से आप सेंट्रल फोर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये चीज सिर्फ आपको याद आने के लिए लिखी गई कि ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ जनाब कि अब आपने क्या किया कि आपने टू बॉडी जो सेंट्रल मोशन थी उसे इक्विवेलेंट कर दिया वन बॉडी के, क्योंकि आपने ये इक्वेशन सिंगल पार्टिकल के लिए बनाई थी और वही इक्वेशन आपकी यहाँ पे आ गई जो टू बॉडी के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट टू वन बॉडी आ गया जब आपका फिक्स सेंटर है, यानी जैसे आप ओरिजिन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, मूविंग अबाउट फिक्स फोर्स सेंटर के। ओके होगी बात। अब जरा रिड्यूस मास को थोड़ा एक और पहलू से देखते हैं। आपने रिड्यूस मास का म्यू से आपका टूल आ गया m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो अगर 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 एक मास बहुत बड़ा हो जाए दूसरे के लिहाज से, मिसाल के तौर पे m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो आप इसको इस तरह पे लिख लो, लिखा जा सकता है, यानी ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दिया तो आपकी इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। तो अब m2 ओवर m1 की जो रेशियो है वो तो जीरो के पास चली जाएगी, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज है। तो इसका मतलब सिर्फ आपका म्यू बचेगा m2 के ऊपर। क्या मतलब, ये बहुत अहम रिजल्ट है। क्या मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो अब था, यानी जो आपके पास सिस्टम का, वो कंसाइड कर गया सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवियर बॉडी ऑफ मास m1, ठीक है। तो अब सॉरी, यहां पे मुझे इसे लिखना है इस तौर पे। तो अब आपके पास क्या आया जनाब जी, तो अब आपके पास क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेशनली आप कह सकते हैं कि आपने m2 से रिकॉइल को निगलेक्ट कर दिया है। ये जो अप्रोच है ना, ये जो कंसाइड कर रहा है कि आपका सेंटर ऑफ मास हैवियर मास के साथ कंसाइड कर जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल हो चुका है, हाइड्रोजन एटम में, सैटेलाइट और अर्थ की मोशन में, जब अर्थ सन के गिर्द घूमती है। कैसे, आप कहेंगे कि ये फैक्ट आप न्यूटन के सेकंड लॉ में यानी अप्लाई करते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं कि m2 स्मॉल है तो F21 जो है वो एक एप्रिसिएबल एक्सेलरेशन पैदा करेगी किसमें, m2 में, जबकि F12
वो आपके पास नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन पैदा करेगी m1 में, क्योंकि m1 बड़ा है। तो आप कहोगे कि यही वजह है कि सेब जमीन पे गिरता है मगर जमीन सेब पे नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का वो कंसाइड करता है किसके साथ? सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवियर बॉडी के साथ। बात समझ आ गई? तो ये एक बहुत अहम कंसेप्ट था। अब जनाब क्या है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम की। जैसे आपके पास प्लैनेट सन की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गिर्द घूमता है, या कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर लें। तो जैसे हम उससे कहा जाए रिड्यूस मास निकालो हाइड्रोजन एटम का, तो मैं कहूंगा भाई फार्मूला तो यही है जो आपने लिख दिया, पहले पढ़ लिया। इसमें से अब आप क्या कह लो, आपका प्रोटॉन हैवियर है तो उसे कैपिटल एम कह दो, इलेक्ट्रॉन लाइटर है तो स्मॉल एम कह दो। तो इसके अंदर m2 स्मॉल था तो आपने स्मॉल एम कर दिया, हैवियर नीचे आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाला पूरा फैक्टर ऊपर जाएगा तो पावर -1 आ गई। बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाओ, हाई जो टर्म्स है निगलेक्ट कर दो, -1 नीचे उतरेगा, सेकंड फैक्टर से ज़रब खाएगा, तो आप इसे इस तौर पे लिख सकते हैं। अब आप जब रेशियो लेते हो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के साथ तो 1/1836 आती है। अब ये वैल्यू जब आप लेते हो हाइड्रोजन एटम में यानी एनर्जी या पीरियड के अंदर, तो आपके पास अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसके गिर्द? फिक्स्ड प्रोटॉन के गिर्द। यहां से बेसिकली एक एरर आता है। क्यों? अब क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट सिर्फ तभी आएगा अगर आप रिड्यूस मास ले लोगे, तब आपकी एनर्जी या पीरियड के अंदर। तो आप हाइड्रोजन एटम में एरर को स्मॉल कर दोगे। स्मॉल क्यों कर दोगे? क्योंकि 1/1836 का जवाब इंतहाई कम आना है, तकरीबन वही जवाब आ जाएगा m वाला। बात समझ गया आपके पास? तो ये चीज आपने समझी। तो जनाब इसी तरीके से अगर मुझसे कहा जाए हाइड्रोजन H2 की बात की जाए, तो अब आप क्या करते हो कि भाई उसी टूल के अंदर m1 m2 और m1 सारे प्लेस कर दोगे तो m/2 आ जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो जनाब ये अब हमारे पास है बेसिक अप्रोच है। इसे अगर आप समझ गए तो इसमें कोई बात डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।